हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कॉन्सेप्ट बुक पीसीएम की आज एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पृष्ठ तनाव की। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमारी चल रही है सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज, जिसके अंदर हमने फिजिक्स के 1 बाय 1 टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज की बात कर रहे हैं। तो इसी सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं पृष्ठ तनाव के बारे में। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, क्योंकि आगे हम वीडियोज न्यूमेरिकल वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और ये जो वीडियोज़ हैं सारी ये आपके 12th क्लास के स्टूडेंट्स के रिवीजन के लिए और साथ ही साथ 12th बेस पर जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, 12th पीसीएम बेस पर जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, चाहे वो डिफेंस सर्विस में हो, चाहे वो सिविल सर्विस में, टेक्निकल फील्ड में हो, उन सभी के लिए रिवीजन के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज और कॉन्सेप्ट की बात की है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आते हैं पृष्ठ तनाव। देखिए इस पृष्ठ तनाव के अंदर पहले हमने द्रव के का जो टॉपिक था, जिसके अंदर बर्नौली प्रमेय, साध्यता समीकरण, इस सभी के बारे में बात कर ली थी। तो आज हम बात करने वाले हैं पृष्ठ तनाव के बारे में। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आता है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का मतलब क्या होता है? पृष्ठ के सिकुड़ने की जो प्रवृत्ति होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पृष्ठ तनाव बोलते हैं। और पृष्ठ तनाव का जो उदाहरण है क्या होता है? द्रव बूंद का गोलाकार होना, ये पृष्ठ तनाव का उदाहरण होता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम बात करते हैं पृष्ठ तनाव का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला होता है T बराबर में F/L। T का मतलब टेंशन या तनाव, F का मतलब बल और L का मतलब होता है लंबाई। तो जो लंबाई के इकाई लंबाई पर जो बल लगता है वो क्या कहलाता है? पृष्ठ तनाव कहलाता है। अब L लंबाई पर लगने वाला बल। अब ये देखिए आगे क्या आता है कि पृष्ठ तनाव किस किस चीज़ों पे निर्भर करता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए जो पृष्ठ तनाव है वो ताप के तो व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसके बाद घुलनशील जो अशुद्धि होती है उसके समानुपाती होता है, और अघुलनशील अशुद्धि के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर इसका मतलब ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव कम होगा, उसके बाद अगर घुलनशील अशुद्धि उसके अंदर मिला दी जाती है तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा, और अगर अघुलनशील अशुद्धि मिला दी जाती है तो ताप कम हो जाएगा। तो इस प्रकार ये समानुपाती होते हैं, और ताप होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है, और अघुलनशील अशुद्धि है वो भी व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखना इसका उदाहरण यहाँ पर है कि खाना गर्म खाना अच्छा लगना, ये भी एक पृष्ठ तनाव का उदाहरण है। ठंडा खाना अच्छा नहीं लगता और गर्म खाना हमें ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, इसका पृष्ठ तनाव का ही एक उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद चलिए दोस्तों अब बात करते हैं पृष्ठ ऊर्जा के बारे में। जो पृष्ठ ऊर्जा होती है वो क्या होती है? तो पृष्ठ ऊर्जा का फॉर्मूला होता है ऊर्जा अपॉन में क्षेत्रफल। ऊर्जा का इकाई क्षेत्रफल में जो ऊर्जा होती है वो क्या कहलाती है? पृष्ठ ऊर्जा कहलाती है। तो यहाँ पर आता है पृष्ठ का मुक्त होना। मुक्त पृष्ठ फैलता है, मुक्त पृष्ठ फैलता है तो ऊर्जा का अवशोषण होता है। यानी अगर कोई पृष्ठ फैलता है तो क्या होगा? ऊर्जा का अवशोषण होगा। और मुक्त पृष्ठ सिकुड़ता है, अगर मुक्त पृष्ठ सिकुड़ता है तो ऊर्जा का क्या होगा? उत्सर्जन होगा। अगर पृष्ठ फैलता है, देखिए पृष्ठ फैलता है तो ऊर्जा का अवशोषण होगा, और अगर मुक्त पृष्ठ सिकुड़ता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। तो यहाँ पर देखिए आगे इसका एक उदाहरण है कि फुहारों में प्रवेश का ठंडा होना। देखिए फुहारों से प्रवेश क्या होता है? ठंडा होता है। जैसे क्या होता है कि जैसे ऊर्जा का अवशोषण होता है और यहाँ से प्रवेश क्या होता है? ठंडा होता है। फुहारों से प्रवेश का ठंडा होना, ये भी एक पृष्ठ ऊर्जा का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं कि ई उत्सर्जित ऊर्जा वो किसके बराबर होती है? उत्सर्जित ऊर्जा या अवशोषित ऊर्जा होती है वो किसके बराबर होती है? तो इसके बराबर है T ब्रैकेट A2 माइनस A1। A2 का मतलब अंतिम क्षेत्रफल और A1 का मतलब प्रारंभिक क्षेत्रफल। यानी जितना उसके क्षेत्रफल में फैला हुआ है या सिकुड़ा है उसका जो अंतर है और उसके साथ में ताप का इंटू कर दिया जाता है, तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी ऊर्जा उत्सर्जित हुई है और कितनी ऊर्जा अवशोषित हुई है। ठीक है दोस्तों, तो उत्सर्जित ऊर्जा और अवशोषित ऊर्जा का फॉर्मूला होता है T ब्रैकेट A2 माइनस A1। A2 अंतिम क्षेत्रफल और प्रक्रिया के बाद का क्षेत्रफल, और A1 होता है प्रक्रिया के पहले का क्षेत्रफल यानी प्रारंभिक क्षेत्रफल। तो ये थी बातें पृष्ठ ऊर्जा के बारे में। चलिए दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं द्रव पृष्ठ का दाब आधिक्य। जो दाब आधिक्य के बारे में क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो द्रव का जो दाब आधिक्य है उसमें सबसे पहले आता है कि अगर दाब का जो इस पत्र के साथ न्यून कोण होता है, अगर न्यून कोण का मतलब वो अगर 90 डिग्री से कम डिग्री का कोण बनाता है तो इसका मतलब दाब है वो द्रव के अंदर तो दाब रहेगा P और बाहर रहेगा P प्लस 2T/R रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके बाद कंडीशन आती है कि अगर जो पृष्ठ का जो द्रव है उसका अगर जो पात्र के साथ में अधिक कोण है, अधिक कोण का मतलब वो 90 डिग्री से अधिक का कोण बनाता है, तो वहाँ का दाब क्या रहेगा? द्रव के अंदर तो रहेगा दाब प्लस यानी दाब ज़्यादा रहेगा, और अंदर P यानी बाहर अंदर की तुलना में बाहर जो वायुमंडल में ताप है दाब है वो कम रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद आता है दाब। अगर दाब एकदम समकोण पर है, समकोण का मतलब बिल्कुल एकदम द्रव उस पात्र की बिल्कुल सीधा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो दोनों तरफ P और P यानी दोनों तरफ दाब बराबर रहेगा। ठीक है, तो अगर न्यून कोण है तो दाब बाहर की तरफ ज़्यादा रहेगा, वायु में ज़्यादा रहेगा यानी P प्लस 2T/π रहेगा, और अंदर 2T/R रहेगा और अंदर रहेगा P। अगर दाब अधिक कोण पे है तो P अंदर की तरफ ज़्यादा रहेगा, बाहर कम रहेगा। उसके बाद आता है कि अगर दाब है वो दोनों तरफ बराबर रहेगा जब समकोण पर होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये दाब के बारे में तीनों कंडीशन होती है। अब चलिए हम बात करते हैं किसी बुलबुले के भीतर का दाब। अगर किसी बुलबुले के अंदर पानी का जो बुलबुला है उसके अंदर दाब कितना होता है तो फॉर्मूला होगा 2T/R। ठीक है, इसको ध्यान में रखें। और अगर साबुन के बुलबुले की बात की जाए, ये तो था साधारण बुलबुला जिसके अंदर होता है 2T/R। अगर साबुन के बुलबुले के भीतर का दाब क्या पता किया जाए तो होता है 4T/R। ये तो 2T/R और साबुन के बुलबुले में उसका दुगुना होता है यानी 4T/R होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये तो दाब अधिक्य के बारे में बात। चलिए अब हम बात करते हैं संपर्क कोण।
संपर्क कोण क्या होता है, यानी संपर्क का मतलब होता है कि जब कोई द्रव किसी सतह के संपर्क में आता है तो कैसे रिएक्ट करेगा और क्या प्रक्रिया होती है। तो द्रव कोण का संपर्क कोण का मतलब होता है जब द्रव है वो उस पात्र के साथ न्यून कोण बनाता है तो द्रव ऊपर की तरफ चढ़ेगा। अगर न्यून कोण होता है तो द्रव ऊपर की तरफ चढ़ेगा, और अगर अधिक कोण है तो द्रव नीचे की ओर उतरेगा, और अगर समकोण है तो द्रव क्षैतिज रहेगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 कंडीशन होती है संपर्क कोण की। संपर्क कोण का मतलब होता है जब कोई द्रव है वो किसी पात्र के साथ संपर्क कोण बनाता है, तो इसका मतलब अगर वहाँ पर न्यून कोण है, 90 डिग्री से कम कोण है, इसका मतलब द्रव ऊपर की तरफ चढ़ेगा। उसके बाद अगर द्रव का जो कोण है वो अधिक है, 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो इसका मतलब द्रव नीचे की तरफ उतरेगा। ठीक है, उसके बाद आता है समकोण। अगर समकोण पे है तो इसका मतलब द्रव क्षैतिज रहेगा। अगर द्रव समकोण पे है तो इसका मतलब द्रव क्या रहेगा, क्षैतिज रहेगा, ना ऊपर जाएगा नीचे आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये होती है संपर्क कोण की बातें। चलिए उसके बाद आगे बात करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार हम आगे न्यूमेरिकल भी लेके आएंगे जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए उसके बाद आते हैं शुद्ध पानी यानी अशुद्ध जल में और कांच के मध्य संपर्क कोण कितना। अगर कांच और अशुद्ध जल की बात करें तो इनके बीच में जो संपर्क कोण कितने डिग्री का होता है, तो वो होता है 0 डिग्री का। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिए। संपर्क कोण अशुद्ध जल यानी बिल्कुल शुद्ध जल और कांच के बीच में जो संपर्क कोण होता है 0 होता है। अब आता है अशुद्ध जल और कांच के बीच में संपर्क कोण कितना होता है, 8 डिग्री का होता है। अशुद्ध जल यानी जो अशुद्ध जल है और कांच के बीच का संपर्क कोण पता हो तो 8 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद पारे और कांच के बीच का संपर्क कोण कितना होता है, तो 138 डिग्री होता है। इन तीनों चीज़ों को भी आप ध्यान में रखें। पारे और कांच के बीच का संपर्क कोण कितना होता है, 138 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हुई संपर्क कोण की बात। चलिए अब हम बात करते हैं आगे कैश नली के बारे में कि कैश नली क्या होती है। तो इन सभी चीज़ों की आपको डेफिनेशन तो आपके बुक्स में मिल जाएगी, बहुत सारे आपके नोट्स भी बनाए होंगे। यहाँ पर हम कर रहे हैं सुपर फास्ट रिवीजन, जिसके अंदर बेसिक और इंपॉर्टेंट बातें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अब बात करते हैं कैश नली। कैश नली का मतलब होता है कि त्रिज्या व लंबाई की तुलना में नगण्य होती है। यानी कैश नली का मतलब होता है कि जिसकी जो लंबाई है ना, जिसकी जो त्रिज्या है वो लंबाई की तुलना में क्या होती है, नगण्य होती है। बहुत ही कम त्रिज्या होती है जो लंबाई की तुलना में देखी जाए तो नगण्य मान सकते हैं। उसके बाद आता है कैश नली में उन्नयन और अवनमन द्रव की कैशिकता कहलाता है। अगर जब उन्नयन कोण और अवनमन कोण जो द्रव के अंदर उन्नयन और अवनमन की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, कैशिकता कहलाती है। द्रव का उन्नयन होना या अवनमन क्या होना क्या कहलाता है, कैशिकता कहलाता है। अब आता है कैशिकता में द्रव स्तंभ की ऊंचाई। अब द्रव कितनी ऊपर जा सकता है, द्रव स्तंभ की ऊंचाई है वो क्या होगी, इसका फॉर्मूला है कि 2t cos थीटा अपॉन रो आर जी। ठीक है, 2t cos थीटा अपॉन रो आर जी, ये होता है द्रव स्तंभ की ऊंचाई, यानी द्रव कितना ऊपर जाएगा ये स्तंभ की ऊंचाई है। तो 2t cos थीटा अपॉन रो आर जी, रो का मतलब घनत्व, आर का मतलब नली की त्रिज्या जिसकी कितनी है, और जी गुरुत्वाकर्षण, 2t का मतलब तनाव, cos थीटा जितने डिग्री का, जो कितने डिग्री का वो उस कैश नली में जो उन्नयन कोण है अवनमन कोण कितने डिग्री का कोण बन रहा है वो, तो यहाँ से पता कर सकते हैं कि द्रव की ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके बाद आगे बात करते हैं। आगे आता है, ठीक है, पृष्ठ तनाव हमने यहाँ पर बात कर ली। अब इसके बाद में आता है लास्ट में, यहाँ तक हमने अभी पीछे पेज पे बात कर ली। अभी आता है ऊंचाई। देखिए जुरीन का नियम एक काम करता है, जो कैशिकता है उसी के बारे में बात करें। कैश नली के अंदर आता है जुरीन का नियम। जुरीन का नियम क्या होता है कि ऊंचाई व्युत्क्रमानुपाती त्रिज्या, तो यहाँ पर जो त्रिज्या है आर है वो किसकी व्युत्क्रमानुपाती है, ऊंचाई की। ऊंचाई व्युत्क्रमानुपाती त्रिज्या, यानी त्रिज्या जितनी ज़्यादा कम होगी ऊंचाई उतनी ज़्यादा होगी, द्रव उतना ही ऊपर जाएगा। तो देखिए इसका एक उदाहरण है चिमनी की बत्ती। चिमनी की जो एक लैंप होता है जिसमें अंदर बत्ती लगी होती है, उससे पानी जो तेल होता है वो धीरे धीरे ऊपर जाता है और बत्ती जलती रहती है। वो एक कैशिकता का उदाहरण है कि जितनी त्रिज्या, जितनी वो जो कैश नली जितनी पतली होगी, जितनी कम त्रिज्या होगी, तो वो उतनी ऊंचाई पर ज़्यादा द्रव जाएगा। तो ये होता है जुरीन का नियम। जुरीन के नियम को ध्यान में रखें, क्या होता है, ऊंचाई व्युत्क्रमानुपाती होती है त्रिज्या की। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज हमने बात की पृष्ठ तनाव के बारे में, छोटा सा टॉपिक था। और इसके बाद हम बात करेंगे आगे वाला हमारा टॉपिक है तरंग के बारे में। तो तरंग लगभग हमने बहुत सारे टॉपिकों के बारे में बात कर लिया, तो वीडियो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और इसके बारे में कुछ आगे टॉपिक रहेंगे, जैसे गुरुत्वाकर्षण है, तरंग है, ध्वनि तरंग है, इस प्रकार की सब कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करके थोड़े बाकी रहेंगे। उसके बाद हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसी लगी अगर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।